हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर हमने दो चीज को कैलकुलेट करना सीखा है। एक तो सीएफ, जिसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था, और उसके बाद पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसके टोटल 6 केस थे और हमने उसको 6 लेक्चर में कंप्लीट किया। तो अब सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं, ठीक है ना, और डिग्री और ऑर्डर भी कैलकुलेट करना हमें आता है। तो देखिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आयलर कॉची इक्वेशन। आयलर कॉची इक्वेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखें, टॉपिक चेंज हुआ है, लेकिन सीएफ और पीआई आज भी कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए, अगर आपको सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना आ गया है, अगर आपको वो समझ में आ गया है, तो ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है आयलर कॉची इक्वेशन, ये आपको आता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको सीएफ और पीआई कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, तो यहां पर भी सीएफ और पीआई ही कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इतना अंतर है कि अभी तक हम पीआई को 1 बाय 1 पढ़ रहे थे, एक बार में एक ही केस पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, आयलर कॉची इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा आयलर कॉची इक्वेशन का, वो किसी भी केस के ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर नया कुछ नहीं है। नया अगर यहां पर कुछ है तो केवल स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप है, उसके बाद आपको सीएफ कैलकुलेट करना है और पीआई को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयलर कॉची इक्वेशन, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना। तो अब जरा थोड़ा ध्यान से एक बार समझेंगे कि आयलर कॉची इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका दूसरा नाम है। हम इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। देखिए, अभी जो हम पढ़कर आए हैं वो क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आयलर कॉची इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए जरा, ये इक्वेशन होती कैसी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म है। इसकी क्या है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जनरल फॉर्म हमेशा एक बड़ी सी इक्वेशन होती है ना। लेकिन जब क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो यहां पर ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। देखिए कैसी इक्वेशन है, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। x की पावर n dny अपॉन dx की पावर n। देखो, अगर आप पहले वाले पे ध्यान दें, इस पर अगर आप ध्यान दें, तो ये हमारा क्या है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और nth ऑर्डर के डेरिवेटिव के बराबर में कोफिशिएंट में x की पावर n लिखा है। यानी कि यहां पर पहचान क्या है इसकी, कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा x के ऊपर उतनी ही पावर लगी होगी। अगर ये nth ऑर्डर का है तो x के ऊपर भी n पावर होगी। देखो यहां पर, देखो ये वाला डेरिवेटिव n-1 ऑर्डर का है, तो यहां पर x के ऊपर n-1 ही पावर लिखी है। ये वाला डेरिवेटिव n-2 ऑर्डर का है, तो यहां पर x के ऊपर n-2 ही पावर लिखी है। तो इसी तरह से डैश डैश करते करते हम लास्ट तक चले जाएंगे, ठीक। और इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर देखो, यहां पर कुछ कांस्टेंट भी लिखे हुए। देखो यहां पर तो कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां पर सेकंड टर्म में a1 है, फिर यहां पर a2 है और लास्ट में an है। तो ये क्या है, हमारे कांस्टेंट्स है। तो नीचे लिखा है वेयर a1 a2 a3 एंड an आर कांस्टेंट्स, और राइट साइड में लिखा है q एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x। तो राइट साइड में जो q लिखा हुआ है, ये कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना a1 a2 a3 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कोई नंबर होंगे। क्या होंगे, नंबर होंगे। तो ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म आयलर कॉची इक्वेशन की, ठीक है ना, आयलर कॉची इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को देख के, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचान जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से केस की है या कौन से टॉपिक की है, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखो, ये बड़ी सी इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं देखने में इस इक्वेशन के। देखो यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे इस इक्वेशन के, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखो,
d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वाला जो डेरिवेटिव है ये आपका सेकंड ऑर्डर का है, तो इसके बराबर में x के पावर 2 लगी है। देखो ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर 2 ही है। यहां पर ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो देखो x की पावर भी 1 है, यहां पर डेरिवेटिव नहीं है। तो आप अब ध्यान से देखें तो देखो यहां पर a1 की जगह 2 लिखा है, कांस्टेंट है, a2 की जगह 3 लिखा है, a2 या an की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, कांस्टेंट है। यानी कि आप इसको देख के पहचान गए होंगे कि ये क्या है, आयलर कॉची इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू में देखो q की जगह क्या लिखा, e की पावर x, और e की पावर x क्या है, एक x का ही फंक्शन है। तो आप बहुत आसानी से इसको पहचान लेंगे कि ये आयलर कॉची इक्वेशन है। तो समझ में आ गया होगा कि आयलर कॉची इक्वेशन क्यों है। नीचे वाला एग्जांपल देखो, यहां पर ये डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का है ना, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर भी 3 है। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर भी 2 है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x की पावर भी 1 है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है। तो ये तो हो गया तरीका पहचानने का कि आप कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन आयलर कॉची इक्वेशन का है या नहीं है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन तो आपने पहचान लिया, देखो इधर भी x का फंक्शन है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में इस टाइप के आएंगे जैसे ये दोनों एग्जांपल लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा, बात समझ में आने ना। ये क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए। देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कैसे, देखिए सबसे पहले तो यहां पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो हमने अब तक पढ़ा है वहां पर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट कांस्टेंट होते थे, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है। देखो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, जबकि इससे पहले हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता था वहां कभी कोई वेरिएबल नहीं आता था, केवल कांस्टेंट होते थे। इसीलिए वहां टॉपिक का नाम ही था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन यहां पर आ गया वेरिएबल। तो हमारा क्या काम है, यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर और एक्स जो यहां पर वेरिएबल आ रहा है, इन वेरिएबल को हटाएंगे और इन वेरिएबल की जगह पर कांस्टेंट को लेके आएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम आयलर कॉची इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे पुराने वाले टॉपिक में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है, यहां पर हमारे लिए नया सिर्फ इतना ही है कि हम आयलर कॉची इक्वेशन को कन्वर्ट कर दें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जैसे ही कन्वर्ट होगी उसके बाद तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि बस हमारा स्टार्टिंग का ही काम अलग है, बाकी सब पुराना वाला ही हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या स्टेप होंगे उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए हम यहां पर करेंगे क्या, जो हमारा वेरिएबल है एक्स, इसको हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, यहां पर मैं जेड ले रहा हूं, बाकी कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे। और एक्स को जेड में कन्वर्ट करने का तरीका देखिए जरा क्या है। आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ई की पावर जेड को पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पर ई की पावर जेड को पुट करेंगे। उसके बाद देखिए अगर x इक्वल टू ई की पावर जेड हो गया, अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर x इक्वल टू ई की पावर जेड आपने पुट करा तो यहां से अगर मैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log ई की पावर जेड। और आपको मालूम है लॉग के फॉर्मूले में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो log x इक्वल टू जेड log ई। और आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, z इक्वल टू log x। z इक्वल टू कितना आ गया, log x आ गया। तो इसीलिए यहां पर लिखा है मैंने कि पुट x इक्वल टू e की पावर z सो दैट z इक्वल टू log x, सो दैट z इक्वल टू log x। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको x के प्लेस पे e की पावर z पुट करना है ना। देखिए पुट करने से क्या फायदा होगा वो भी हमें समझ में आ जाएगा। और z के प्लेस पर log x लिखना है, यानी कि log x z इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां पर x dy बाई dx की जगह dy पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, dy। अब इसको जरा समझते हैं ये कैसे आएगा। देखो इधर ध्यान दीजिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो dy बाई dx है, हमें dy बाई dx को रिमूव करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस में होगा
वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा। यानी कि हमारे पास इस तरह से होंगे। हमें इसको कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान देना, हमें इसको कन्वर्ट करना है जेड वेरिएबल में। किस में कन्वर्ट करना है, जेड वेरिएबल में। ये एक्स में है भी, हमें इसको कन्वर्ट करना है वाई में, सॉरी जेड में। एक्स को जेड में कन्वर्ट करना, देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स। देखो कोई फर्क पड़ा क्या, मैंने किया क्या, यहां पर डी जेड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी जेड से डिवाइड भी कर दिया। अगर आप किसी भी चीज को सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वही मैंने किया, डी जेड से डिवाइड, डी जेड से मल्टीप्लाई। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये डी जेड बाई डी एक्स आ गया, क्या आ गया, डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू, अब ये डी जेड बाई डी एक्स कितना होगा, जरा ध्यान देना। देखो यहां पर जेड इक्वल टू लॉग एक्स है, जेड इक्वल टू कितना है, लॉग एक्स। अगर आप डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि जेड को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा, 1 बाई एक्स आएगा। इसका मतलब आप डी जेड बाई डी एक्स की जगह 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स। अब आगे देखो जरा, यहां पर अब आपके पास ये जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। भाई आपके पास ये कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि dy बाई एक्स टाइम्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, यहां पर आपके पास डी जेड, ये dy बाई डी जेड था, क्या था, dy बाई डी जेड, और डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास आ गया था 1 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x dy बाई डी एक्स हो गया, और इधर हमारे पास आ गया dy बाई डी जेड। अब इसको जरा ध्यान से देखना, डी बाई डी जेड लिखा है और ये y लिखा है। यहां पर अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy, क्या लिखा मैंने, dy। तो ये हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन आ गया, यहां पर जरा ध्यान देना। तो x dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, dy आ गया। वेयर अब देखो यहां पर जो d है, ये d किसके बराबर है, वेयर d इज इक्वल टू d बाई डी जेड। यहां पर यही इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है कि जो d है, देखिए जब हम पहले ही पढ़ते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वहां पर हम d को लेते थे dy बाई डी एक्स, लेकिन यहां पर जो d है वो d बाई डी जेड है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये d बाई डी जेड की जगह d लिख दिया, तभी तो ये dy हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर समझिए, अब ऐसे ही देखो, अब इधर आ जाते हैं, यहां पर ध्यान दें, देखो तो x की जगह e की पावर z पुट करेंगे और z इक्वल टू हो जाएगा log x। अब यहां पर ध्यान देना, पहला सब्स्टिट्यूशन, देखिए क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है यहां पर, एक तो x की जगह आप पुट करेंगे e की पावर z, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरा आप x dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, dy पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, dy। उसके बाद एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पर पुट करेंगे d इंटू डी माइनस 1 वाई। अब देखो यहां पर ये कैसे आएगा, है ना, ये कैसे आएगा, देखो इसको भी जैसे मैंने ये किया ना कैलकुलेट, इसको बिल्कुल ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं नहीं करा रहा क्योंकि इसका कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में ऐसा करना होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिखाना नहीं, करके नहीं दिखाना है। मैंने आपको एक कैलकुलेट करके दिखा दिया, बाकी आप दूसरा करना चाहते हैं तो अपने आप कर सकते हैं। कैसे, आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब आप उसको जैसे मैंने कैलकुलेट किया इसी तरह से अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। बात समझ में आ रही, हालांकि क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं करा रहा हूं भी, ठीक है। चलिए तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, अब क्या रखेंगे कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट करना है डी इंटू डी माइनस 1 वाई। याद रखें डी हमेशा डी बाई डी जेड रहेगा। यहां पर अगर क्यूब वाली टर्म है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। यानी कि अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं तो जो मैंने आपको ये राइट साइड में बताया है इसको आप भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो समझने के लिए उसको समझ लेना आप एक बार, लेकिन आपको डायरेक्टली ये चीजें याद रहनी चाहिए कि x की जगह e की पावर z रखना है, x dy बाई डी एक्स की जगह dy रखना है, इसकी जगह d इंटू डी माइनस 1 वाई रखना है, और यहां पर एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह इसको पुट करना है, और यहां पर जो d है वो d अपॉन डी जेड है। जब आप इतने सारे सब्स्टिट्यूशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देंगे, अगर आप ये सब काम कर देंगे तो इसको करने के बाद
जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और वही देखिए नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, क्या लिखा जरा ध्यान से देखना इसको। लास्ट लाइन में लिखा है कि आफ्टर अबव सब्स्टिट्यूशन, जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो गिवन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो आपको होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, यानी कि जो आपको आयलर कॉची इक्वेशन गिवन है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही कन्वर्ट होगी, अब आपके लिए वो बन गया पुराना क्वेश्चन। क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए लेकिन आगे देखिए, देखिए यहां स्टेप नंबर 2, सॉल्व इट बाय मेथड प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड वही जो सीएफ और पीआई निकालने का मेथड है, उसी से सॉल्व करेंगे एंड ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, और आपको जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन ये जो जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये मिलेगा जेड की टर्म्स में, क्योंकि हमने वेरिएबल तो कन्वर्ट कर दिया, एक्स को जेड में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर भी तो जेड में ही आएगा। लेकिन जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में दी है, तो आप आंसर जेड में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आंसर को वापस लाना पड़ेगा एक्स में। और वापस लाने का तरीका क्या होगा, देखिए क्या करेंगे आप, पहले आपने x की जगह e की पावर z पुट करा था, अब आप e की पावर z की जगह x पुट कर दीजिए, उल्टा करना है अब आपको। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और अगर कहीं पर z लिखा है तो उसकी जगह पर log x पुट कर देंगे। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे तो आपको जो CF और PI मिलेगा ना, वो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ में आ गई। तो कुछ भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप नए हैं, बाकी सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको CF और PI निकालना आ गया तो समझ लो ये भी आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या है पहला क्वेश्चन, सॉल्व x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx 6y इक्वल टू x। अब देखो आपको इक्वेशन को देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये नहीं है। अब देखोगे आपकी आयलर कॉची इक्वेशन है कि नहीं है, तो आयलर कॉची इक्वेशन है। देखो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, इसका ऑर्डर 2 है तो x के ऊपर पावर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है तो x के ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब ये आयलर कॉची इक्वेशन है। तो अगर ये आयलर कॉची इक्वेशन है तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx। देखिए ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, और बहुत आसान है भी। चलो देखो अब क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू e की पावर z। x की जगह क्या पुट करेंगे, e की पावर z पुट करेंगे, ये रहा x की जगह e की पावर z, सो दैट z इक्वल टू log x, है ना। जब आप x की जगह e की पावर z पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log x आ जाएगी। कैसे आएगी ये मैं आपको बता चुका। चलिए ये तो हो गया पहला सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या करेंगे, x, देखो यहां पर x dy बाई dx आ रहा है, तो x dy बाई dx के प्लेस पर पुट कर देंगे dy। अब यहां पर x स्क्वायर भी आ रहा है, तो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर के प्लेस पर पुट कर देंगे d इंटू d माइनस 1 y। और कुछ तो नहीं आ रहा, क्यू वाली टर्म नहीं आ रही है, तो जितना आएगा उतना ही पुट करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पर वेयर जो हमारे पास d है वो d अपॉन dz है, d अपॉन dz है। मतलब हमारे पास यहां वेरिएबल अब z आ गया, x नहीं रहा। तो चलिए देखिए इसको आगे अब सारे सब्स्टिट्यूशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देंगे तो हमारे पास बहुत आसानी से सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए अब जरा यहां पर ध्यान दें, ये सारे सब्स्टिट्यूशन मैं इस इक्वेशन में कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा, इसके प्लेस पर क्या आएगा, d माइनस 1 y। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, है ना। तो पुट इन इक्वेशन 1, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन 1। तो जितने भी ऊपर के पैरामीटर है वो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए तो पहले इसके प्लेस पे क्या आएगा, d
डी माइनस वन वाई। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? डी इंटू डी माइनस वन वाई, ये इसकी जगह पर लिखा है ना। माइनस माइनस देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? डी वाई। तो -4 डी वाई प्लस 6y और इज इक्वल टू में x की जगह देखो क्या पुट करेंगे? e की पावर z, e की पावर z। अब यहां से क्या करना है? अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, y को कॉमन ले लेता हूं। देखिए जब आप y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? y को कॉमन लेने पे, y को कॉमन लेंगे तो ये d माइनस वन -4d और +6 और y आ जाएगा बाहर और e की पावर हो जाएगी z। बोलो समझ में आ गया? तीनों में से y कॉमन आ रहा था, y को बाहर कर दिया कॉमन। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? डी स्क्वायर माइनस डी -4d और +6 y इज इक्वल टू ई की पावर z। और ये 5d हो गया माइनस का, -d -4d, तो यहां पर हमारे पास आ गया डी स्क्वायर -5d +6 y इज इक्वल टू ई की पावर z। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है? अब तो इसमें नहीं है कोई वेरिएबल, देखो यहां z वेरिएबल भी नहीं है, ना x है ना z है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारे पास यहां पर आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप CF निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? CF। तो इसकी लिखेंगे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ रही है यहां से? डी स्क्वायर -5d +6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गई, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो इसके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, या आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन पे जाएंगे, उसके बाद अननोन आएगा, आप डिग्री पे जाएंगे, डिग्री कितनी है? 2 है, आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहां से पूछेगा a की वैल्यू, a कितना है यहां पर? 1 है, फिर b कितना है यहां पर? -5 है, फिर उसके बाद c कितना है? 6 है। तो ये आपको x की वैल्यू, d की वैल्यू बताएगा कितनी? 3। तो d की एक वैल्यू तो आ गई 3 और दूसरी वैल्यू 2, तो एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 2, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, 3 एंड 2। चलिए अब आगे देखो, बाकी आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर d-2 और d-3 आ जाएंगे, तो वहां से भी 2 और 3 वैल्यू आएगी। चलिए अब मैं यहां पर CF लिखने जा रहा हूं, तो देखो CF कितना होगा? CF, अब देखो जो रूट्स आए हैं वो रियल और डिफरेंट है, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स के लिए CF का फॉर्मूला क्या होता है? C1 e की पावर m1x, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। और यहां पर m1 m2 क्या है भाई? 3 m1 हो गया और 2 m2 हो गया, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो CF आ जाएगा फाइनली C1 e की पावर, सॉरी x नहीं, हाँ यहां पर ये गलती नहीं करनी है, यहां पर z आएगा। क्या आएगा? z। चलिए देखिए यहां पर क्योंकि z वेरिएबल कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास, z वेरिएबल, तो यहां पर क्या आएगा? C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, m1 कितना? 3, तो C1 e की पावर 3z, C1 e की पावर 3z। चलिए 3z प्लस C2 e की पावर 2z, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया CF। तो मेरे ख्याल से CF सबको समझ में आ गया होगा। C1 e की पावर 3z, C2 e की पावर 2z हमारे पास आ चुका CF। अब हम कैलकुलेट करेंगे PI, तो जरा यहां पर ध्यान से देखें PI हमारे पास कितना होगा। देखिए PI, चलिए यहीं पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं PI का भी। देखिए ना PI, देखिए PI का फॉर्मूला PI इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए यहां से देखेंगे आप, ध्यान रखना, ये इक्वेशन है हमारे पास, मैं इस इक्वेशन को हाईलाइट कर देता हूं। आज इस इक्वेशन से चलेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है हमारी, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए
तो यहां पर मेरे पास पी आई कितना हो गया, देखो ये हमारे पास हो गया 1/d² माइनस 5d n प्लस 6 और e की पावर z, e की पावर z, ये मेरे पास पी आई आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो देखो पी आई इज इक्वल टू 1/, अब देखो यहां पर e की पावर z, ये हमारे पास पी आई का पहला वाला केस का क्वेश्चन है, फर्स्ट केस का। तो फर्स्ट केस में क्या था कि अगर e की पावर ax है तो हम d की जगह a पुट कर देंगे। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो d की जगह 1 पुट कर दो। तो यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 6 और e की पावर में z। तो पी आई कितना आ गया, ये आ गया 1/1 माइनस 5 प्लस 6 और e की पावर में z, और यहां से मुझे पी आई मिला 7 माइनस 5 2, यानी कि 1/2 e की पावर में z। तो देखो हमारे पास पी आई भी आ गया, सी एफ भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को जोड़ के इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। नाउ अब देखें आगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए अगर मैं स्टेप की बात करूं तो हमारे कौन कौन से स्टेप पूरे हो गए। हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, हमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर दिया है और हमने इसको सॉल्व भी कर दिया, यानी कि हम पहुंच चुके हैं इस स्टेप पे, सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर दिया, अब मैं ये जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था, सी एफ था c1 e की पावर 3z, c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर 2z प्लस 1/2 e की पावर z। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ z आया है। अभी हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ x निकालने के लिए, अब हम यहां पर पुट e की पावर z के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, है ना। log तो यहां कहीं आ ही नहीं रहा, log अगर z यहां पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर z होता तो कहीं पर उसकी जगह log x पुट कर देते। तो z यहां पर मतलब पुट e की पावर z इक्वल टू log x एंड log x सॉरी एंड z इक्वल टू log x, ये सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए देखो यहां पर क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू c1, देखो ये e की पावर 3z है, क्या मैं इसको e की पावर z का होल पावर 3 लिख सकता हूं। ऐसे ही देखिए दो तरीके से यहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूं आपको। c2 e की पावर 2z को क्या मैं e की पावर z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1/2 ये तो e की पावर z ही है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मालूम है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो अगर मैं यहाँ 2 और 3 और z को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो e की पावर 3z ही आ जाएगा। 2 और z को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो e की पावर 2z ही आ जाएगा। मैंने अलग अलग कर दिया। अब वैल्यू पुट करूंगा, देखो e की पावर z कितना है, x है, तो इसकी जगह x पुट करूंगा तो ये आ जाएगा c1x क्यूब, c1x क्यूब प्लस ये आ जाएगा c2x स्क्वायर, क्योंकि यहां x रखेंगे, प्लस अब e की पावर z x है तो ये आ जाएगा प्लस में x/2, x/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, है ना। तो अब देखो हमारा आंसर किस में आया, x में ही आया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब यहां पर बच्चों को 2-3 कंफ्यूजन होते हैं। क्या कंफ्यूजन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जैसे हमारे पास यहां पर d की 2 वैल्यू आई थी 3 और 2। अब मैंने 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा। मैं 2 को पहले और 3 को बाद में भी तो लिख सकता हूं, या मैंने 3 पहले और 2 पहले बाद में लिखा, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 2 को पहले लिखे 3 को बाद में लिखे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। भाई m1 क्या हो जाएगा, उसके लिए 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 आता, यहां पर 3 आता। मतलब मेरा समझ में कहने का, यानी कि आपका कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है कि ऐसा है c1x स्क्वायर प्लस c2x क्यूब, तो वो कोई गलत नहीं है। बात समझ में आ रही। तो पहली चीज इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि ये कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो मुझे ये बतानी थी। दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे मैंने किया, ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं अब आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3z है, तो वो क्या करेंगे, z की जगह log x पुट करेंगे और ऐसे लिखेंगे 3 log x। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, करेक्ट है एकदम, ठीक है ना। प्लस c2,
देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। C2 e की पावर 2 log x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। प्लस 1/2 e की पावर log x, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अब आंसर कैसे आएगा देखो जरा, y इज इक्वल टू C1। अब देखो यहां पर log के फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको मालूम है ये इधर जाएगा तो x की पावर बनेगा, log का फॉर्मूला यही होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, C1 e की पावर log x क्यूब प्लस C2 e की पावर log एक्स स्क्वायर। ये log के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, आपने बहुत बार पढ़े, मैं भी लिखवा चुका हूं इनको। log x स्क्वायर प्लस 1/2 e की पावर log x। चलिए यहां तक तो पहुंच गए, अब क्या करें। अब देखिए log में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये है कि अगर e की पावर में log है, e की पावर में log है, तो यहां पर जो भी चीज लिखी होगी, यहां पर कोई भी चीज लिखी हो इसके आगे, मान लो यहां पर x लिखा है तो इसका आंसर x आएगा। e की पावर log के आगे जो भी लिखा है उसका, इसका पूरे का आंसर x आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि e की पावर log समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब ऊपर वाला यही रह जाएगा, बस बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो e की पावर log और log के आगे एक्स क्यूब लिखा है, तो अगर ये देखो एक्स क्यूब है तो ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर y इज इक्वल टू C1 और इसको रिप्लेस करके इसकी जगह एक्स क्यूब लिख सकता हूं। इसको रिप्लेस करके, इस पूरे को रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं C2, और इस पूरे को रिप्लेस करके x लिख सकता हूं। तो देखो आ गया ना वही आंसर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो कंफ्यूजन आपको हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये किया है। तो दोनों तरीके ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो मेरे ख्याल से देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये आइलर कॉची इक्वेशन है, क्योंकि जो इसका ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स की पावर 2 है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स की पावर 1 है। तो समझ में आ गया होगा कि आइलर कॉची इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब। तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y और इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन फिक्स है मेरे ख्याल से, अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारे सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू ई की पावर z, x के प्लेस पे e की पावर z, so that z इक्वल टू log x। और क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, x dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1y, है ना, वेयर d इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड, ठीक है। अब आगे ये सारे सब्स्टिट्यूशन हो गए, इन सब सब्स्टिट्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1। चलिए अब आगे देखिए, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कुछ खास डिफरेंस है नहीं किसी क्वेश्चन में। चलिए देखिए ना, ये सारे सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन नंबर 1 में कर रहा हूं। देखा क्या आएगा, इसकी जगह पर पुट करेंगे डी माइनस 1y, डी माइनस 1y, है ना, इसके प्लेस पे माइनस, इसके प्लेस पर पुट करेंगे dy और माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, e की पावर z, e की पावर z, और e की पावर z का आप करेंगे स्क्वायर, e की पावर z का स्क्वायर, log x की जगह क्या आएगा, देखो log x को पुट करेंगे z, तो यहां पर ये आ गया z। अब इसमें लेफ्ट साइड से कॉमन लेके y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लेंगे, तो डी माइनस 1
-3 और सब में से कॉमन आ गया y, और e की पावर z का होल स्क्वायर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर 2z और इनटू में z, ठीक है ना, इनटू में z। तो z का थोड़ा ध्यान रखना, ये z है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट साइड से, तो d से मल्टीप्लाई d का करेंगे तो d स्क्वायर माइनस d इंटू 1 माइनस d -3 और y इज इक्वल टू e की पावर 2z इंटू z। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का 2d हो गया, तो d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 3 एंड y इज इक्वल टू e की पावर 2z इंटू z। तो अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में कौन से केस का है। केस समझ में आ गया सबको। ये कन्वर्ट हो गई हमारी इक्वेशन किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो चुकी है आयलर कॉची इक्वेशन। अब हम यहां पर, और कौन सा केस बन रहा है हमारा, ये केस बन रहा है हमारा e की पावर x इंटू वी वाला, e की पावर ax इंटू वी का केस था, ठीक है ना, जिसमें हम e की पावर ax को लेफ्ट में ले जाते थे और d को रिप्लेस कर देते थे d प्लस a से। वही केस है ये हमारे पास, केस नंबर 4। चलिए तो सबसे पहले तो हमें इसका CF निकालना, जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो पहले लिखता हूं मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, ध्यान दीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू में 0। और यहां से आप कैलकुलेटर का यूज करके या डायरेक्टली इसके फैक्टर करके क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए d की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, फिर से इक्वेशन में जाएंगे, डिग्री 2 लेंगे, a कितना है 1 है, b कितना है -2 है, c कितना है -3 है, तो वैल्यू आ जाएगी 3 और -1, 3 और -1। तो d की वैल्यू आ गई 3 और -1। ये हमारी यहां से क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा d कैसे आया। अब क्या करेंगे, हम इसका CF लिखेंगे। तो देखिए CF का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, CF इज इक्वल टू, रियल एंड डिफरेंट फैक्टर है, रियल भी है और डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए m1 m2, ये m1 है ये m2 है। देखिए CF आ गया मेरे पास, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर -z। तो ये हमारा आ गया CF, ठीक है ना, क्या आ गया CF। अब CF हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि CF को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। CF को कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब आगे चलते हैं, PI को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए PI ना, PI तो 1 अपॉन, पहले मैं यहां पर FD लिख देता हूं फंक्शन, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन है, e की पावर 2z इंटू जेड, तो e की पावर 2z इंटू जेड। चलिए अब इसको सॉल्व कर, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम, सबसे पहले e की पावर z को लेफ्ट में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू e की पावर में 2z, e की पावर में 2z है ना, इंटू 1 अपॉन। अब जरा यहां ध्यान देना, यहां पर ये a कितना है यहां पर 2, तो आप d के प्लेस पर क्या रखेंगे, d के प्लेस पर d प्लस a रखेंगे, और a कितना यहां पर 2, यानी कि आप d के प्लेस पर d प्लस 2 को पुट करेंगे। तो यहां पर मैं d के प्लेस पर d प्लस 2 पुट कर रहा हूं, -2 d प्लस 2 -3 -3, ये आ जाएगा। अब आगे देखें, और अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास z। समझ में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, e की पावर 2z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4d माइनस 2d और माइनस 4 और माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से अब जरा ध्यान देंगे, इनटू में कितना है, जेड है, इनटू में कितना है, जेड है, डी स्क्वायर प्लस 4 एंड 2 जा 4d, 2d माइनस 4 माइनस 3। चलिए ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, यहां पर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा e की पावर 2z, e की पावर 2z इंटू 1 अपॉन, यहां पर अगर आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है ना, तो ये कितना बचा, डी स्क्वायर, 4d से 2d माइनस करेंगे तो प्लस का 2d बचेगा और माइनस का 3 बचेगा और इनटू में बचेगा z। अब यहां पर ये कौन सा केस बन गया, अब हमारा ये केस नंबर बन गया आपका थर्ड, जहां पर x की पावर n होता था, तो यहां पर x की जगह z है और z की पावर 1 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम के मैंने आपको 4 केस बताए थे कि आपको 1 प्लस या माइनस 5d की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें सबसे लोएस्ट डिग्री कौन है, 3, इस 3 को कॉमन ले लो और साथ ही साथ इसका माइनस साइन भी कॉमन ले लो, क्योंकि आपको इसको प्लस 1 बनाना है, प्लस 1 बनाना है। देखो नया यहां पर कुछ भी नहीं है, सब वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, e की पावर में 2z इंटू 1 अपॉन माइनस 3 को कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो अगर आप माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यह माइनस 3 की जगह प्लस 1 आएगा और ये दोनों प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है तो डी स्क्वायर के अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3 डी, ये हमारे पास आएगा और इनटू में आएगा जेड। चलिए अब आगे देखिए, अब यहां से हमें इसको आगे बढ़ाना है। देखो अब इस फैक्टर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इस फैक्टर को पहले थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 2z, ई की पावर 2z इंटू 1 अपॉन माइनस 3 बाहर कॉमन है, ब्रैकेट 1 माइनस है ना, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3, डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3d और ऐसे, ठीक है ना, इनटू में z, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो ये बन गया ना 1 माइनस 5d, ये देखो d का फंक्शन है, तो यहां पर अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 2z इंटू, और यहां पर इसके नीचे मैं माइनस 3 लिख देता हूं और इसको हम ले जाते हैं ऊपर, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3d और बाहर लिखा है z और पावर हो गई -1। अब यहां पर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाला है, 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स की होल पावर -1, तो ये फॉर्मूला था आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही था। तो अब यहां पर इसको यही फॉर्मूला मुझे यहां लगाना है, ध्यान रखना यहां x के प्लेस पर ये पूरा ब्रैकेट है, ये x का काम कर रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 2z अपॉन में -3 1 प्लस, देखिए x का काम ये कर रहा है, तो डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3d, ये 1 प्लस एक्स यहां तक का आ गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर करने के बाद इसकी पावर 4 आएगी, इसकी पावर 2 आएगी और 2ab में 3 आएगी, लेकिन बाहर तो केवल z है, z को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर 2 बार करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि आगे की सारी टर्म 0 होने वाली है, इसलिए आगे की टर्म मैं नहीं लिख रहा हूं। समझ में आ गया आगे की टर्म क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि सब 0 हो जाएंगी। चलिए अब देखिए इसको आगे, तो यहां से पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 2z अपॉन में -3, और ये देखिए z 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z आएगा, प्लस z अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन होना है, प्लस 2/3, तो यहां पर z का 1 हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे आया, क्योंकि देखो ये z जब इसके साथ आएगा तो 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट होने पर z 0,
जब इसके साथ आएगा तो जेड एक बार डिफरेंशिएट होगा तो 1 मिलेगा, इसलिए 2/3 आ गया, और आगे की कोई टर्म है नहीं क्योंकि सब जीरो होंगे। तो यहां तक हम आ गए। अब यहां पर देखो ये हमारा क्या है, पी आई, क्या है ये हमारा पी आई। तो पी आई इज इक्वल टू ई की पावर 2z अपॉन में -3 z प्लस 2/3, ये हमारा पी आई आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब हम लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास पी आई भी आ गया और हमारे पास सी एफ भी आ गया, दोनों को ऐड करके लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। पहले ये जेड की टर्म्स में आएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब यहां पर मैं सी एफ और पी आई लिख रहा हूं। सी एफ कितना है, सी एफ जहां पर था C1 e की पावर 3z और C2 e की पावर -z। C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर -z और e की पावर -z। पी आई कितना है, देखो पी आई में यहां माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा बाहर, तो माइनस में e की पावर 2z/3 माइनस में e की पावर 2z/3 और ब्रैकेट में z प्लस 2/3, z प्लस 2/3, ये हमारे पास है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, e की पावर 2z/3, e की पावर 2z/3, ठीक है। सी एफ को एक बार और देख लेते हैं, C1 e की पावर 3z और C2 e की पावर -z। तो C1 e की पावर 3z बिल्कुल ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, x में। तो पुट e की पावर z की जगह पर x पुट कर दो एंड z के प्लेस पर log x पुट कर दो। जब ये सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो आपको y मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। देखिए y इज इक्वल टू, अब जरा यहां पर ध्यान देना, C1 e की पावर 3z है, e की पावर 3z को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर z और उसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो e की पावर z, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि पावर 3 प्लस C2 e की पावर -z है, तो आप इसको भी e की पावर z की होल पावर -1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -z आ जाएगा। माइनस e की पावर 2z को आप e की पावर z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में 3 और z प्लस 2/3। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर आप z की जगह log x पुट कर देंगे सब जगह तो थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो कर दोनों तरीके से सकते हैं, बस स्टेप का ही डिफरेंस आएगा। चलिए y इज इक्वल टू C1, देखिए जब आप e की पावर z की जगह पर x पुट करेंगे तो C1 x³ आ जाएगा प्लस C2 e की पावर z की जगह जब आप x पुट करेंगे तो x की पावर -1 आ जाएगा, और x की पावर -1 आने का मतलब है 1/x। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं C2 इंटू 1/x माइनस e की पावर z, तो ये क्या आ जाएगा x²/3 और z की जगह, अब z की जगह तो log x ही रखना पड़ेगा, log x प्लस 2/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। तो समझ में आ गया सभी को कैसा है आंसर। तो बहुत सिंपल है, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ज्यादा अंतर किसी में है नहीं। तो हमारे इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सॉल्व। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन अगर आप यहां पर देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा देखने में, है ना, लेकिन ये है आइलर होमोजीनियस इक्वेशन ही। कैसे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ होल स्क्वायर लिखा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो पहले आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन तो करिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं पहले, देखिए क्या आएगा इसको ओपन करने के बाद। तो इक्वेशन है हमारे पास d/dx प्लस 1/x का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर -4। x की पावर -4 का मतलब है हम इसको 1/x² भी लिख सकते हैं, 1/x² भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला होता है a², यानी कि d/dx का d²/dx² प्लस b² मतलब 1/x² प्लस
2ab, यानी कि 2a कितना है डी बाई डी एक्स और b कितना है 1/x, 1/x, और बाहर लिखा है y और इज इक्वल टू में x की पावर -4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस y/x² y/x² प्लस 2dy/dx इंटू 1/x और इज इक्वल टू x की पावर -4। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहां पर नीचे x² आ रहा है, इस x² का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप x² का एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से समझेंगे, जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x² d2y/dx²। देखिए आप जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये x² इधर मल्टीप्लाई होगा और ये x² इधर भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x² dy/dx इंटू 1/x इंटू 1/x, अच्छा a² b² 2ab। अच्छा ये वाला तो हमारा पास अभी एक टर्म छोड़ दी मैंने बीच में, ये y है प्लस y, क्या है प्लस y। उसके बाद देखो प्लस y प्लस, अब यहां पर 2x² dy/dx, मैंने यहां पर एलसीएम लिया, ध्यान देना, इंटू 1/x। अब जो एलसीएम नीचे आएगा x², उस x² को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x की पावर 4 इंटू x²। जरा ध्यान से समझिए ये क्या किया मैंने। देखो यहां नीचे x² था, हमने क्या किया, इस x² का एलसीएम ले लिया, तो ये x² इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, x² इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और ये x² नीचे से एलसीएम लेने के बाद इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहे तो इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कैसे, आप पहले एलसीएम ले लो प्रॉपर तरीके से, है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो आसान है, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, यहां पर देखो ये x से एक x कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² d2y/dx² प्लस इस y को मैं बाद में लिख देता हूं, इसको पहले लिख देता हूं, ये कितना आ गया 2x dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू, ये देखो x² और x की पावर -4, तो x की पावर -2 बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये आइलर्स होमोजेनियस इक्वेशन है, आइलर्स होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आइए जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो तो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन होंगे, पुट x इक्वल टू e की पावर z so that z इक्वल टू log x, z इक्वल टू log x, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, x dy/dx की जगह पर पुट करना है dy और x² d2y/dx² इसके प्लेस पर पुट करना है d इंटू d माइनस 1y, वेयर d कितना है d/dz। देखो यहां पर कुछ थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो दिया था वो डायरेक्ट आइलर कॉची होमोजेनियस इक्वेशन नहीं थी, है ना। पहले हमें इसको होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये आइलर कॉची इक्वेशन की फॉर्म में आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फिर उसके बाद पुराना वाला प्रोसीजर ही यूज करेंगे। अब यहां पर देखो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो पुट इन इक्वेशन 1। अब देखो क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, d इंटू डी माइनस 1y, d/-1y। उसके बाद इसकी जगह पर 2x dy/dx की जगह पुट करेंगे प्लस 2 dy एंड प्लस y इज इक्वल टू यहां पर x की पावर -2 है, तो जब आप x की जगह पर पुट करेंगे e की पावर z,
तो e की पावर z की होल पावर -2 आ जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर से पावर को तो ये माइनस का 2z आ जाएगा, माइनस का 2z आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, अगर आप इसको देखें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो अब ये इसमें कन्वर्ट होगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें से पहले तो y को कॉमन ले लेते हैं, तो y को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें जरा ध्यान से, d -1 प्लस 2d एंड प्लस 1, और बाहर आ गया y इज इक्वल टू e की पावर -2z, e की पावर -2z। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d एंड प्लस 1, और बाहर y आएगा, e की पावर आएगी -2z। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट देखो, यहां पर -d प्लस 2d है तो प्लस का d बचेगा, तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और बाहर हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर -2z, e की पावर -2z। अब इसको देखो ध्यान से, ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, है ना, ये कौन सा केस बना पर्टिकुलर इंटीग्रल का, तो ये हमारा फिर से अगेन पहला केस बन गया। कौन सा केस बन गया है, पहला केस बन गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब देखिए जरा, इसके बाद अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसका CF निकालता हूं, इसका PI निकालता हूं, CF और PI। अब जरा देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेरी डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगेन इसमें अगर आप देखें तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं, इसके रूट्स रियल नहीं है, बी स्क्वायर -4ac इमेजनरी रूट्स है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट है इसके, है ना। कैसे, देखिए इक्वेशन को देखते ही आपको पता चल जाएगा रूट कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। आपने क्लास 10 से ये तरीका पढ़ते आ रहे हैं, बी स्क्वायर -4ac, अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, और देखो ये वैल्यू निगेटिव ही है क्योंकि यहाँ b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो ये 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि रूट में -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हो या इरेशनल हो तो आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग नहीं है। चलिए तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, d इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2a। वैल्यू को पुट करूंगा, देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 1 -4 आ जाएगा अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट में -3 बचेगा, अंडर रूट में -3 को क्या लिखते हैं हम, √3i लिखते हैं, आयोटा, तो √3 आयोटा आ जाएगा और अपॉन में 2। इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें यहां से d की वैल्यू मिलेगी -1/2 प्लस माइनस √3/2 और i, ये हमारे पास आ गई d की वैल्यू, यानी कि हमारे पास एक पेयर आ गया कॉम्प्लेक्स रूट का। और जब हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो CF कैसे लिखते हैं ये हमें पता है। देखो इस टॉपिक में आपका पुराना पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी बात क्या है ना, कि जो भी आप पहले पढ़ रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का भी रिवाइज होता जाएगा साथ साथ, है ना, क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा उसका यूज आगे हो रहा है। तो यहां पर अब हम इसका CF लिखेंगे, तो देखिए जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो CF का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रहा हूं। देखिए जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो CF का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x। अब यहां पर अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है इसका रियल पार्ट, जैसे कि यहां पर -1/2 अल्फा है, और बीटा क्या है √3/2 इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा की जगह -1/2 आ जाएगा। और यहां पर एक चीज x नहीं लिखना है, चलिए मैं दोबारा ही लिख रहा हूं फॉर्मूला, x नहीं लिखना है, यहां पर z है हमारे पास। क्या है हमारे पास, यहां पर z है।
जेड अब हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए कहीं भी अगर मैं बाई मिस्टेक एक्स लिख दूं तो आप उसको जेड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर हमारे पास जेड ही चल रहा है और आपको भी ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ई की पावर अल्फा जेड C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड, ये आएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करता हूं, तो ई की पावर अल्फा कितना है -1/2, तो ये माइनस का Z/2 आ जाएगा। C1 कॉस बीटा कितना है √3/2, तो √3/2 जेड प्लस C2 साइन √3/2 जेड, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास CF आ जाएगा। तो हाँ, वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, CF हमारे पास आ चुका है। देखिए ये हमारे पास क्या है, CF है। चलिए CF आ गया, अब निकालेंगे PI। तो अब जरा ध्यान देंगे PI कैसे आएगा। देखो PI, CF हमारा आ चुका ना, PI का फॉर्मूला यहां पर मैं लगाऊंगा 1/d² प्लस D प्लस 1 और E की पावर में -2Z। पहला केस बन रहा PI का, D की जगह पर क्या लिखेंगे -2, क्योंकि पहले केस में D को रिप्लेस कर देते हैं किससे, A से, तो D की जगह पर A लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, PI इज इक्वल टू 1/-2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 और E की पावर में -2Z। तो यहां से मेरे पास PI आ जाएगा, PI इज इक्वल टू 1/4 - 2 प्लस 1, है ना। तो ये कितना बचेगा 3, E की पावर में -2Z। तो यहां से PI मेरे पास आ गया, PI मेरे पास यहां से आ गया 1/3 E की पावर -2Z। तो ये क्या हमारे पास PI। तो PI भी आ चुका, CF भी आ चुका, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको आंसर को लिख देता हूं। देखिए जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से जनरल सॉल्यूशन देखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF कितना है, CF हमारे पास है E की पावर -Z/2, E की पावर -Z/2 ब्रैकेट में C1 cos √3/2Z, C1 cos √3/2Z प्लस C2 साइन √3/2Z। ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। अब PI इसमें ऐड कर दो, तो 1/3 E की पावर -2Z प्लस 1/3 E की पावर -2Z, है ना। अब यहां पर वापस सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, वापस सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं पहले ही लिख लेता हूं, फॉर्म में चेंज, E की पावर Z की पावर करके। देखो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E की पावर Z की होल पावर -1/2। देखो कैसे लिखा, ये E की पावर -Z/2 है, तो हमने एक काम करा, इसमें से 1/2 और Z को अलग अलग कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद तो -Z/2 ही आएगा। ठीक ऐसा ही मैं अंदर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, अंदर तो ठीक है, C1 cos √3/2Z प्लस C2 साइन √3/2Z और प्लस 1/3। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं E की पावर Z की होल पावर -2। अब यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, क्या पुट करेंगे, जो हमने वापस शुरू में स्टार्ट में पुट किया था। तो यहां पर पुट E की पावर Z इक्वल टू X। भाई पहले हमने X की जगह E की पावर Z पुट करा था, अब E की पावर Z की जगह वापस X पुट कर रहे हैं, है ना। एंड और Z की जगह पर क्या पुट कर देंगे, log x। क्यों, क्योंकि अगर पहले log x आता था कहीं पर तो log x की जगह हम Z पुट करेंगे। स्टार्टिंग में अगर log x आएगा तो Z पुट करेंगे और बाद में अगर Z आएगा तो उसकी जगह log x पुट करेंगे। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, देखिए मेरा आंसर क्या आएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ E की पावर Z, E की पावर Z की जगह x पुट करूंगा तो x की पावर -1/2 आएगा, x की पावर -1/2 आएगा। चलिए
ब्रैकेट में C1 cos √3/2, जेड की जगह क्या पुट करेंगे log x, तो यहां पर log x आ जाएगा, प्लस C2 sin √3/2 log x प्लस 1/3 e की पावर z की जगह x और x की पावर -2, और ये हमारा यहां से क्या आ गया, फाइनली आंसर भी आ गया। आप x की पावर -2 को 1/x² भी लिख सकते हैं, यहां पर x की पावर -1/2 को 1/√x लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर स्टेप में हो। जब आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करेंगे तो कंफर्म आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, और यहां पर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व x² d² - xd + 4y cos log x + x sin log x, है ना। तो देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहां पर अब यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये d² दिया है और यहां पर जो d दिया हमें, इसकी वैल्यू d/dx है। क्या है इसकी वैल्यू, d/dx। ये d/dz नहीं है, d/dz तो हम पुट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में, मतलब आयलर कॉची फॉर्म में। देखिए जरा, तो x² d² - xd + 4y = cos log x + x sin log x, यही क्वेश्चन है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, देखो कैसे होगा। एक काम करते हैं, हमें जब मालूम है कि d/dx, जो d है ये क्या है, d/dx है। क्या है ये, d/dx। बात समझ में आ रही है ना, ये d/dx है। क्यों है ये d/dx, तो इसके बराबर में x² लिखा है। तो एक काम करते हैं, इसको वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। d की जगह, देखिए अगर मैं d की जगह लिख देता हूं d/dx और d² की जगह लिख देता हूं d2² देखो क्या आ जाएगा, यहां पर यह आ जाएगा x² d2/dx² माइनस x d/dx और प्लस में 4y = cos log x + x sin log x। अब यहां पर इस y को मैं अंदर ले जाता हूं, अंदर ले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x² d2y/dx² माइनस x dy/dx और प्लस में 4y = cos log x + x sin log x। अब आप देख सकते हैं, अब आयलर कॉची इक्वेशन की एकदम परफेक्ट फॉर्म आ चुकी है। देखो यहां डिग्री ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर भी 2 है, ऑर्डर 1 है तो इसकी पावर भी 1 है। तो लेफ्ट साइड की कंडीशन सेटिस्फाई, राइट साइड में x का फंक्शन लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयलर कॉची इक्वेशन आ चुकी है। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और अब हम इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन। पुट x के प्लेस पे पुट करेंगे e की पावर z, सो दैट z = log x। मतलब जहां पर log x होगा वहां z रखेंगे, और जहां x होगा वहां e की पावर z पुट करेंगे। और क्या करेंगे, हम यहां पर पुट करेंगे x dy/dx की जगह पुट करेंगे dy। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये d में और इस d में अंतर आ गया है। ये यहां पर जो गिवन d था वो dy/dx था, और हमारा जो d है वो dy/dz है। x² d2y/dx² = d and d - 1 y, ठीक है ना। वेयर, देखिए वेयर, यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, वेयर d कितना है,
डी अपॉन डी जेड है, डी अपॉन डी जेड। चलिए अब देखिए जरा, ये सारे सब्स्टिट्यूशन क्या कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। सारे सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डी डी माइनस 1 वाई, डी डी माइनस 1 वाई। फिर इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी वाई, ठीक है। और यहां पर प्लस का 4y। इक्वल टू में आ जाओ, इक्वल टू में जरा ध्यान देना, लॉग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जेड, तो ये हो जाएगा कॉस जेड, कॉस जेड प्लस एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ई की पावर जेड, तो यहां पर आएगा ई की पावर जेड। और साइन, साइन और लॉग एक्स की जगह आ जाएगा जेड, तो ये हो जाएगा साइन जेड। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है ना। अगर आप इसकी राइट साइड को देखें तो ये कॉस जेड और ई की पावर जेड साइन जेड है ना, ये आपके दो अलग अलग केस बन गए हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। पहले यहां से लेफ्ट साइड से y को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप y को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, डी डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 4, y बाहर कॉमन, और ये कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड और साइन जेड। इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस में 4 y इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड साइन जेड। यहां से ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस में 4 y इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड साइन जेड। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, अब आगे सॉल्व करना है ना। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका CF निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या लिखते हैं, CF यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारी है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू में 0। अगर ध्यान दें इसके रूट्स भी हमारे इमेजनरी ही आएंगे, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर 4 है और माइनस 4ac 16 है, तो इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। वैल्यू को पुट करें तो यह आ जाएगा b कितना है -2 और एक माइनस पहले से तो +2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 16 आ जाएगा और अपॉन में 2। तो यहां से d की वैल्यू हमें मिल रही है 2 प्लस माइनस, देखो ये अंडर रूट में -12 आएगा, अंडर रूट में कितना आएगा -12, और -12 को क्या लिख सकते हैं आप, इसमें से आपका 2 और बाहर आ जाएगा और 2√3 आयोटा आएगा, 2√3 आयोटा, तो प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन में 2, अलग अलग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ये हमारे पास आएगा। और देखिए यहां पर आपके पास अगेन क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो CF लिखने का क्या तरीका होगा, CF लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा CF इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा जेड, है ना, जेड में है हमारे पास ई की पावर अल्फा जेड C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखें तो CF इक्वल टू ई की पावर में अल्फा कितना है, अल्फा 1 है, तो ई की पावर में जेड ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा कितना है √3, तो √3 जेड प्लस C2 साइन √3 जेड, ये आएगा CF, कितना आएगा
CF हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे PI, ठीक है ना, अब हम निकालेंगे PI। देखिए तो PI कितना होगा, ध्यान से देखें जरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस में 4, और ब्रैकेट में हमारे पास राइट साइड देखिए क्या है, राइट साइड है हमारे पास cos z e की पावर z sin z, cos z प्लस e की पावर z sin z। इनको पहले अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे इनको, है ना, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास PI आ जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 cos z प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d प्लस 4 e की पावर z और साइन z। तो यहां पर दो अलग अलग केस बन गए, ये केस 2 बन गया और ये केस 4 बन गया। इसको केस 2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसको केस 4 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना। चलिए तो यहां पर जरा ध्यान दें, PI 1/, देखिए सेकंड क्या करते थे यहां पर, कॉस साइन के केस में, कॉस साइन के केस में क्या करते थे, d के प्लेस पर, d स्क्वायर के प्लेस पर पुट करते थे माइनस a स्क्वायर। यहां पर a कितना है, 1 है, तो आप d स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो यहां पर -1 का स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस 4 cos z आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर क्या करेंगे, ये e की पावर z को लेफ्ट में लाएंगे और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, यानी कि d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, और यहां पर a कितना है, e की पावर में z ही है, केवल z का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो d की जगह d प्लस 1 लिखेंगे, तो 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और प्लस में 4, और यहां पर e की पावर z आ जाएगा पहले और इधर लिखा जाएगा साइन z, साइन z। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, तो PI इज इक्वल टू 1/, यहां पर देखो -1 और ये +4, तो प्लस का 3 बचेगा, यानी कि -2d, या इसमें से मैं माइनस को अगर कॉमन ले लूं, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2d और -3 बचेगा, 2d और माइनस है, देखो -2d और +3, तो ये बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और ये आ गया cos z प्लस e की पावर z इंटू 1/, इसको ओपन करेंगे, देखिए कितना आएगा, ओपन करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, प्लस 2d, इसको ओपन करो -2d और -2, -2d और -2 एंड +4, और ये आ जाएगा आपका साइन z। यहां पर देखो 2d से 2d तो कट जाएगा, ये बचेगा d स्क्वायर, और यहां पर 5 प्लस का है और -2 3 बचेगा, d स्क्वायर प्लस 3। चलिए देखिए तो यहां पर मेरे पास PI आ गया। देखो अब यहां पर साइन कॉस के केस में हम क्या करते थे, केस 2 में हम क्या करते थे, अगर ये लीनियर इक्वेशन आते थे तो हम इसको रेशनलाइजेशन करते थे, रेशनलाइजेशन, तो 2d प्लस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2d प्लस 3 और नीचे हमारे पास माइनस साइन को मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नीचे आ जाएगा 2d - 3 और 2d + 3 cos z प्लस e की पावर z इंटू 1/d स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास आ गया 5 - 2 3 d स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना आ गया साइन z, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, जरा जल्दी से देखें, देखिए यहां पर अब हमें ये तो फॉर्मूला बन गया, तो पहले वाले में तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, PI इक्वल टू -2d + 3 -2d + 3 अपॉन में, देखिए ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया, मतलब a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर -9, 4d स्क्वायर -9 बनेगा, 4d स्क्वायर -9 हमारे पास आ गया, ये आ गया 4d स्क्वायर -9 cos z प्लस e की पावर z
प्लस ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड इंटू 1 अपॉन, अब देखो यहां ध्यान देना, डी स्क्वायर की जगह साइन जेड है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, यानी कि डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, और यहां पर लिखा जाएगा साइन जेड, साइन जेड था तो साइन जेड आ गया लास्ट में। अब देखो यहां पर इसको अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, तो यहां पर डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां डी कितना 1 है, तो यानी कि डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, तो पी आई इज इक्वल टू माइनस 2d प्लस 3 कॉस जेड, और अपॉन में देखिए कितना आ रहा है, ये -4 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -4 -9 प्लस ई की पावर जेड अपॉन में देखो ये 2 आएगा, ई की पावर जेड अपॉन 2 और साइन जेड, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू, यहां पर ये माइनस देखिए -13 आ गया, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, तो 2d प्लस 3 अपॉन में माइनस का 13 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया हमारे पास कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड अपॉन 2 साइन जेड। यहां पर अब मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए पी आई इज इक्वल टू, ये कॉस जेड अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2d कॉस जेड प्लस 3 कॉस जेड और अपॉन में 13 प्लस ई की पावर जेड अपॉन 2 साइन जेड। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, यहां पर ये हमारे पास पी आई आ गया, 1/13 को मैं बाहर लिख लेता हूं, अंदर देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन, तो ये माइनस का 2 साइन जेड आएगा, और ये 3 प्लस वाला पहले लिख लेता हूं, तो मैं एक काम करता हूं 3 कॉस जेड इसको पहले लिख दिया, और ये आएगा माइनस का 2 साइन जेड, इसको बाद में लिख दिया, प्लस ई की पावर जेड अपॉन 2 साइन जेड, एंड दिस इज द फाइनल पी आई। तो पी आई हमारे पास आ गया, ये था हमारा पी आई। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पी आई और सी एफ को ऐड कर देंगे, है ना, तो चलिए ऐड कर देते हैं दोनों को, देखिए ना जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखिए जनरल सॉल्यूशन, अब यहां पर जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, तो यहां पर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास आया था ई की पावर जेड C1 cos √3z और साइन √3z, ठीक है, ई की पावर कितना था z, ठीक है, सी एफ इक्वल टू ई की पावर जेड ब्रैकेट में C1 cos √3z C2 साइन √3z प्लस पी आई, √3z था दोनों जगह, √3z C1 C2 ई की पावर जेड, ठीक। पी आई कितना है ये लिखा, 1/13 ब्रैकेट में 3 cos जेड माइनस 2 साइन जेड प्लस ई की पावर जेड अपॉन 2 साइन जेड, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, ई की पावर जेड की जगह पर एक्स पुट करना है और जेड की जगह पर लॉग एक्स पुट करना है, तो पुट ई की पावर जेड के प्लेस पे एक्स पुट कर दीजिए एंड जेड की जगह पर लॉग एक्स पुट कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। देखिए तो y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना जरा, ई की पावर जेड क्या रख दो इसके जगह x, तो ये x आ गया, नाउ C1 cos √3 जेड की जगह क्या लिखेंगे, log x प्लस C2 साइन √3 log x, जेड की जगह आ गया log x, ठीक, प्लस 1/13 ब्रैकेट में 3 cos log x, या इसको मैं नीचे लिखता हूं,
देखिए 1/13 वाले टर्म को नीचे लिख रहा हूं, 1/13 3 cos z की जगह log x माइनस 2 sin log x और प्लस e की पावर z की जगह आ जाएगा x, तो x/2 sin log x। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेना CF और PI मैंने दोनों जगह सही लिख दिया कि नहीं, है ना। तो ये हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, C1 प्लस CF प्लस PI, यही हमारा इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया है। अब यहां पर देखें, एक और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और वो क्या है, देखें जरा ध्यान से। सॉल्व x³ d³। अब यहां पर देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें x² ही था, लेकिन यहां पर x³ भी आ गया, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव भी आ चुका है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल यहां पर थर्ड डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है। देखो जरा क्या करेंगे, x³ d³ अपॉन dx³ प्लस 3x² d2y अपॉन dx² प्लस x dy by dx एंड प्लस y इज इक्वल टू x प्लस log x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब ध्यान देना जरा क्या करना है, तो ये देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, आइलर कॉची इक्वेशन है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी पावर 3 है, ये सेकंड ऑर्डर का, इसकी पावर 2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसकी पावर 1 है, और राइट साइड में x का फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे ना, पुट x के प्लेस पर पुट करेंगे e की पावर z, सो दैट z इक्वल टू हो जाएगा log x। क्योंकि देखो यहां log x आ रहा है ना, log x की जगह सीधे z रख देंगे इस बार। चलिए और क्या क्या करना है, x dy by dx की जगह पुट करेंगे dy, x² d2y अपॉन dx² की जगह पुट करेंगे d माइनस 1y, और x³ d2y अपॉन dx³ की जगह पुट करेंगे d माइनस 1 d माइनस 2 एंड y, वेयर d इज इक्वल टू d बाई dz। सारे सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हमारी ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में हमें सारे सब्स्टिट्यूशन करने हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए पुट करते हैं। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे हम यहां पर d माइनस 1 d माइनस 2 y, d माइनस 1 d माइनस 2 y, अच्छा प्लस 3 x² d2y अपॉन dx² की जगह पुट करेंगे d इंटू d माइनस 1 y, d माइनस 1 y। फिर हमारे पास आ गया 3x² d2y अपॉन dx² हो गया, प्लस x dy by dx की जगह क्या पुट करेंगे dy, और लास्ट में y इज इक्वल टू x प्लस लॉग x प्लस लॉग x। ये मेरे पास आ गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इधर लेफ्ट साइड से y को कॉमन ले लीजिए, है ना, y को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा एक मिनट, मैंने राइट साइड में तो सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं। राइट साइड में x की जगह क्या पुट करेंगे e की पावर z, और log x की जगह क्या पुट करेंगे z, ये आ जाएगा। अब देखिए आगे, इधर से y को कॉमन ले लेंगे, तो y को जब आप कॉमन लेंगे तो ये d, y को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए तो y को कॉमन लेने पे ये d माइनस 1 d माइनस 2 प्लस 3 d माइनस 1 प्लस d प्लस 1, और ये आ जाएगा बाहर y,
इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस जेड। चलिए और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, देखिए तो पहले मैं इसको और इस ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करूं, देखो मैं सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वरना ज्यादा समय लग जाएगा। डी डी माइनस वन, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी। अब ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू से भी मल्टीप्लाई होगा, डी माइनस टू से। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी स्क्वायर का डी से करेंगे तो डी की पावर 3, डी स्क्वायर का 2 में करेंगे तो माइनस का 2d स्क्वायर, फिर डी का डी में करेंगे तो माइनस का डी स्क्वायर, और डी का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 2d। तो ये कितना आ गया, देखो ये हमारे पास आ गया डी की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर और प्लस का 2d। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3d स्क्वायर और माइनस का 3d, देखो 3d इंटू डी 3d स्क्वायर और माइनस का 3d प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू ई की पावर z प्लस z। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3d स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 2d प्लस डी, 3d प्लस का और माइनस का 3d, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहां डी क्यूब और 1 y इज इक्वल टू ई की पावर z प्लस z, ये बचा हमारे पास। और आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो बचा हमारे पास, ये सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, है ना। तो इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक ई की पावर जेड पहला केस बन जाएगा और एक थर्ड केस बन जाएगा, दो केस बन जाएंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से डी क्यूब के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डी क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसके फैक्टर करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, देखिए यहां पर हमारे पास आ रहा है डी क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 0। आप सब जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और माइनस ए बी। चलिए यहां पर लगाता हूं, तो ए प्लस बी यानी कि डी प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 और माइनस ए बी यानी कि 1 इंटू डी, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डी प्लस 1, डी प्लस 1 और डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे। देखिए डी प्लस 1 को 0 रखेंगे और तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी -1। उसके बाद हम डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस 1 को 0 रखेंगे। तो यहां से अगेन आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो अगेन आपको यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, बी देखो कितना -1, तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -4, तो यानी कि -3 बचेगा यहां पर और अपॉन में 2। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब यहां से जरा देखें हमारे पास जो वैल्यू आई, देखिए यहां से मेरे पास डी आ गया, डी इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस, देखो -√3 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 आयोटा, तो √3 अपॉन 2 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ चुके हैं। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं CF। तो देखिए CF कितना हो जाएगा, CF का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर अल्फा जेड C1 cos बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो CF इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा कितना है 1/2, तो यहां पर ई की पावर z/2 आ जाएगा, C1 cos √3/2
जेड प्लस C2 साइन √3/2 जेड। ये CF आ गया है ना। यहां पर जेड की अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने, बीटा भी पुट कर दिया, तो हमारे पास आ चुका है CF। अब हम निकालेंगे PI। क्या निकालेंगे? PI। देखिए क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन करें। चलिए PI, तो PI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहां पर 1/1 d क्यूब, 1/d क्यूब प्लस 1, और यहां पर राइट साइड क्या थी? राइट साइड देखो e की पावर z प्लस z है, तो e की पावर z प्लस में z, ये हमारे पास अलग अलग कर देंगे। तो PI इज इक्वल टू 1/d क्यूब प्लस 1 e की पावर z प्लस 1/d क्यूब प्लस 1 और z, यही आ जाएगा मेरे पास। अब आगे देखें, तो PI इज इक्वल टू, देखो यहां पर तो d की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/1 क्यूब प्लस 1 e की पावर z, यानी कि 1/2 e की पावर z आ जाएगा, प्लस अब यहां पर देखो क्या होगा, ये पहले से ही हमारे पास पॉलिनोमियल है z है, तो यहां पर 1 प्लस डी की फॉर्मेट पहले से ही है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस डी की पावर 3 की होल पावर -1 और z आ जाएगा। क्या आ जाएगा? z। तो यहां से मेरे पास, अब आगे देखें जरा कितना आ जाएगा आंसर, देखिए चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो अब हमारे पास कितना आएगा? PI इक्वल टू 1/2 e की पावर z प्लस, अब देखो यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करूंगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डैश डैश डैश। अब जरा ध्यान देना, यहां पर x की जगह d क्यूब लिखा है, कितना लिखा है? d क्यूब, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस x की जगह लिखा है d क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, यानी कि d की पावर 6 आ जाएगी। और अगर आप ध्यान दें तो बाहर केवल z है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा, अगर ये 2 बार भी होगा तो 0 आएगा, और यहां ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो इससे आगे हमें नहीं करना है, बाहर लिखा है z। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो PI इज इक्वल टू 1/2 e की पावर z प्लस, अब देखो z की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1 इंटू z आएगा, माइनस d क्यूब, अगर d क्यूब के साथ मैं z को लिखता हूं तो वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो यहां से मेरे पास PI कितना आ गया? PI इज इक्वल टू 1/2 e की पावर z और प्लस में z, बाकी आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। तो दिस इज द PI। ये हमारे पास क्या आ गया? PI। नाउ अब हम इसका लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, जो होगा हमारा CF प्लस PI। क्या होगा? CF प्लस PI। बात समझ में आ रही है? CF प्लस PI। तो चलिए आगे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। नाउ जनरल सॉल्यूशन, या नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यहां से मेरे पास आ गया y, CF कितना है देखो जरा, CF हमारे पास था e की पावर z/2, ये CF लिखा हुआ है ना। तो e की पावर z/2, e की पावर z/2 ब्रैकेट में C1 cos √3, कितना था? √3/2z, √3/2z प्लस C2 साइन √3/2z, ये तो था हमारा CF। अब PI प्लस 1/2 e की पावर z प्लस 1/2 e की पावर z प्लस z, यही है। तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ z। अब ये इन टर्म्स ऑफ z आया, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो क्या करेंगे? पुट e की पावर z को वापस x रख दो, एंड z को वापस रख देंगे log x। तो जैसे ही आप ये सब सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा? y इज इक्वल टू, देखो यहां पर e की पावर z/2 है, तो e की पावर z/2 को आप क्या लिख सकते हैं? e की पावर z/2 को आप लिख सकते हैं e की पावर z
की होल पावर 1/2, है ना। तो e की पावर z की होल पावर 1/2, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर z की जगह x लिखूंगा तो x की पावर 1/2, C1 cos √3/2 z की जगह लिखेंगे log x, प्लस C2 sin √3/2 z, तो यहां भी आ जाएगा log x, प्लस यहां पर देखो e की पावर z की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे तो ये x/2 आएगा, और प्लस में z की जगह log x रख देंगे तो ये log x आ जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे यहां पर थे, जो हमने सभी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, है ना। सारे क्वेश्चन क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अब यहां पर जरा एक चीज देखें, हमारे पास CF, हाँ यहां पर एक चीज का देखो, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास d की वैल्यू -1 भी थे, क्या थे, d की वैल्यू -1, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर देखो ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए लिखा हमने आंसर, तो इसमें एक्चुअल में और क्या आएगा, इसमें प्लस ये जो माइनस वाला था इसके लिए भी रूट आ जाएगा e की, प्लस ये C1 हो गया, C2 हो गया, मैं इधर लिख देता हूं C3 e की पावर -z। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, अगर इसको मैं शुरू में लिखूंगा तो ये आ जाएगा C1 e की पावर -z, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले कांस्टेंट अगर मैं इधर C1 लेता तो ये C2 और ये C3 होता, तो प्लस C3 e की पावर -z यहां पर छूट गया, इसको जरा ध्यान देना, और यहां पर भी आ जाएगा ये, इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस C3 e की पावर -z आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। ये CF में आ गया, उसके बाद हम PI निकाल रहे हैं, PI हमारा आ गया, तो यहां पर CF में यहां पर जो टर्म छोटी है वो मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस में C3 e की पावर -z, C3 e की पावर -z, इसको मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखें, प्लस C3 e की पावर -z है, e की पावर -z को क्या लिखा जाएगा, e की पावर -z को आप ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर z की होल पावर -1, यानी कि यहां पर x की पावर -1 आ जाएगा, प्लस अब यहां पर ये आ गया, अब ये 1/2 यानी कि x/2, और प्लस में log x आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप इसको स्टार्टिंग में लिखते तो यहां पर C1 x की पावर -1 आता, और ये C2 हो जाता, ये C3 हो जाता, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन जब आप करें तो आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए जो कॉची आइलर इक्वेशन है या आइलर कॉची इक्वेशन है, तो ये एक्चुअल में क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है, ठीक है। अब ये जो आइलर कॉची इक्वेशन है, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है ना, एक पार्ट और बचा हुआ है, वो भी सिमिलर इसी के जैसा है, जिसको हम थोड़ा सा नाम उसका अलग है, लेकिन है इसी का पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का जो बचा हुआ पार्ट है आइलर कॉची इक्वेशन का, जिसको हम लीजेंडर फंक्शन बोलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो CF और PI हमने पढ़ा है, CF और PI के जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, जितने भी हमारे केस होते हैं, सबको क्या करिए, आप एक पेपर पे एक ही जगह पर बना लीजिए। उससे क्या होगा, आप उसको जब बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ हमारे पास कौन कौन से केस होते हैं, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से केस होते हैं, किस केस में हम क्या करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आज का जो लेक्चर था इसमें डीपीपी नंबर 10 है, जिसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन दोनों को ट्राई करें, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डीपीपी का जो सॉल्यूशन है वो कल तक आपको, जो भी डीपीपी बची हुई है हमारी, उन सब का सॉल्यूशन आपको कल तक कंप्लीट हो जाएगा। आप लेकिन अपने आप पहले से प्रैक्टिस उनको कर लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, सारी डीपीपी सॉल्व कर ली है, तो कल तक अपने सारे सॉल्यूशन को आप क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डीपीपी को भी सॉल्व करिए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।